हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है r e⁻i अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि r इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, अल्फ़ा उसका आर्गुमेंट है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो मान लीजिए कि ये पॉइंट P है जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। आर्गुमेंट होता है एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को e⁻i थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा r e⁻i अल्फ़ा प्लस थीटा, यानी कि प्रोडक्ट हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस सेम होगा लेकिन आर्गुमेंट उसका थीटा एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, आर्गुमेंट उसका अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा। और ध्यान रखिए, अगर थीटा पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट बढ़ जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा, लेकिन अगर थीटा नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो ऑब्वियसली आर्गुमेंट घट जाएगा। तो मान लीजिए कि ये थीटा पॉजिटिव है, तो अगर थीटा पॉजिटिव है तो जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस प्रोडक्ट को हम लोग इस डायग्राम में दिखाएं तो ये ऐसा एक लाइन बनेगा। नया वेक्टर जो बनेगा इसका नाम दे देते हैं OQ, ये नाम दे दिया हमने OQ। अब इस OQ वेक्टर की खासियत क्या होगी, खासियत इसकी ये होगी कि इसका भी मॉडुलस सेम होगा, इसका भी r मॉडुलस होगा, इसका भी r मॉडुलस था, लेकिन आर्गुमेंट इसका कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट इसका अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा। तो इस नए वेक्टर OQ का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा। तो जो नया वेक्टर बना या जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिला वो कैसे मिला, हमने पुराने कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। अब एंटी क्लॉकवाइज क्यों रोटेट किया, क्योंकि थीटा देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर थीटा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर थीटा लेस देन 0 होता तो रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाता। यानी कि अगर इसमें मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू -10 डिग्री -15 डिग्री कुछ होती तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ कहीं होता। तो अगर थीटा नेगेटिव है तो इस ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ। अगर थीटा पॉजिटिव है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये कन्वेंशन पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में चलता है कि जहां भी आपको थीटा पॉजिटिव मिल जाए और आप e⁻i थीटा से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर थीटा नेगेटिव है तो रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। अब अगर थीटा की वैल्यू π/2 है, यानी कि e⁻i π/2 कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो e⁻i π/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i, क्योंकि cos π/2 0 हो गया, sin π/2 1 होगा। यानी कि अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, उसको अगर हम लोग i से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा iz, वो पुराने कॉम्प्लेक्स नंबर के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली उसका सेम होगा। iz यहाँ पर हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड r रहेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड r है। अब यहाँ पर ये r नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप तो ये समझ ही गए होंगे कि ये iz कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर से 90 डिग्री पे है। अगर आप e⁻i π/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि -i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, -π/2 है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर इधर कहीं बन जाएगा। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर -iz। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर z आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो मल्टीप्लिकेशन बाय i रोटेट्स दैट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा। अगर -i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमने रोटेशन किया है ना, ये वाला रोटेशन ये कैसा हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो गया, क्योंकि -i से मल्टीप्लाई किया है। -i क्यों आया, क्योंकि e⁻i π/2, तो एंगल क्या हो गया, -π/2 हो गया ना। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका आर्गुमेंट क्या है, -π/2, तो माइनस है, इसलिए क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो ये बेसिक फंडा ध्यान में रखिएगा। अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग e⁻i π से मल्टीप्लाई कर दे तो e⁻i π क्या हो जाता है, -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -z कहीं यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो -z कहाँ मिलेगा आपको, -z मिलेगा पाई डिग्री से रोटेट करने पे। अब आप इस पाई को
क्लॉकवाइज रोटेट करिए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, बात वही है। तो जो -z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको इधर कहीं मिलेगा, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर को 180 डिग्री रोटेट करने के बाद। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने इस ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर z का रिफ्लेक्शन कर दिया थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन एक पॉइंट है, इसके थ्रू रिफ्लेक्शन किया तो ये जो z है ये -z बन गया। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर x y है तो -x -y यहाँ पर आता है, और ये -x -y कैसे आता है, जो ओरिजिनल पॉइंट रहता है उसका रिफ्लेक्शन है ओरिजिन में। तो आप रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट से भी इसको समझ सकते हैं, या आप ऐसे भी देखिए कि z से -z आने का मतलब क्या हुआ, हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 मतलब e⁻i पाई। इसका मतलब हमें ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर है उसको पाई से रोटेट करना है। पाई से रोटेट करना है, इसलिए आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए या क्लॉकवाइज रोटेट करिए, आप वहीं पहुंच जाइएगा। तो पाई से रोटेट किया तो सेम लाइन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाएगा, आपको -z मिल जाएगा। अभी तो यहाँ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z को ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया है जिसका मॉडुलस 1 है। हमने e⁻i थीटा से मल्टीप्लाई किया है, मॉडुलस 1 है, इसलिए जो प्रोडक्ट हमें मिला उसका मॉडुलस ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बराबर ही है। ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर r मॉडुलस का है तो प्रोडक्ट भी जो है वो r मॉडुलस का ही है। लेकिन अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं r1 e⁻i थीटा, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, r इंटू r1। तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका लेंथ या तो स्ट्रेच हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग वेदर दिस r1 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। सिंपल है ना। अगर r1 मान लीजिए कि 2, 4, 5 कुछ वैसा नंबर है, तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो प्रोडक्ट है, वो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर से मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा। और अगर r1 1 से छोटा है, मान लीजिए कि 1/2, 1/4 है, तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होगा, मॉडुलस होगा, वो पुराने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर z उससे छोटा होगा। अब अगर मान लीजिए कि आर्गन डायग्राम में ही आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 दे रखा है और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से एक लाइन निकलती है जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z पर इंटरसेक्ट होता है, ऐसा कुछ डायग्राम आपको दे रखा है। तो z माइनस z2 ये क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑब्वियसली हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था ना कि ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z माइनस z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेक्टर के टर्म्स में देखेंगे तो z माइनस z2 इस डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन भी बना देते हैं, z माइनस z2 इस डायरेक्शन में होगा। z माइनस z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इस डायरेक्शन में होगा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का z माइनस z2 और z माइनस z1 का आर्गुमेंट क्या होगा। आर्गुमेंट के लिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आप पता करिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या ये जो वेक्टर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। मान लीजिए कि ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये वेक्टर है z माइनस z2, ये ऊपर की तरफ मैं इसको खींच लेता हूँ क्योंकि हमें अभी डायरेक्शन की ही बात करनी है, तो ऊपर खींच सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये है z माइनस z1, ये होगा। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2। ये जो अभी हमने एंगल बनाया है, ये एंगल क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि ये जो वेक्टर है z माइनस z2 वो x एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो ये क्या कहलाता है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2। अब इसी में एक छोटा वाला एंगल ये बना देते हैं, तो ये क्या दिखाएगा आपको, देखिए ये जो ग्रीन वाला एंगल है क्या दिखा रहा है, ये है आर्गुमेंट ऑफ दिस वेक्टर z माइनस z1 या आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला छोटा एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से बना रहा है। तो बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल माइनस कर दीजिए आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये बीच वाला एंगल, ये वाला जो एंगल हुआ ना थीटा, इसको नाम दे देते हैं। तो ये वाला जो एंगल बना, ये एंगल क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1। और अभी हमने बताया था कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 डिवाइडेड बाई z माइनस z1। पिछले लेक्चर में हमने बताया था, और ये क्या हो जाएगा, ये थीटा के बराबर हो गया। तो अब ये बेसिक फंडा समझिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस z2, वो z पर मिल रहा है। तो मिलने पे जो ये एंगल बन रहा है ना थीटा, वो ये इधर भी वही एंगल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इस थीटा एंगल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 डिवाइडेड बाई z माइनस z1 दिस इज इक्वल टू थीटा। इसमें ध्यान दीजिए कि एंगल ऑफ रोटेशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज है ना। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जब भी इस तरह का कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो ना, तो उसमें देखिए कि डिनोमिनेटर कहाँ है। आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाते हैं, तो डिनोमिनेटर है z माइनस z1, तो आप z माइनस z1 से स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं किधर, देखिए z माइनस z2 की तरफ। किस डायरेक्शन में गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये थीटा जो होगा ये पॉजिटिव होगा। आप यहाँ से भी देख लीजिए, इधर भी किया या ऐसे भी किया, दोनों केस में आप देख रहे हैं ना थीटा पॉजिटिव ही है ना। ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, थीटा पॉजिटिव है। तो जब थीटा पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा। बेसिक फंडा हमेशा याद रखिए। थ्रू आउट दिस लेक्चर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ थीटा पॉजिटिव हुआ यानी कि रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और इस इक्वेशन को एनालाइज करने का सिंपल तरीका ये है कि आप पहले डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए। डिनोमिनेटर में क्या है, z माइनस z1, और आप क्या करिए कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाइए। तो z माइनस z1 इधर है, आपको जाना कहाँ है, z माइनस z2 की तरफ, यानी कि इधर से स्टार्ट करके, इस वाले वेक्टर से स्टार्ट करके आपको इधर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए यानी कि ये वाला थीटा पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। अब इसी का उल्टा हो सकता है कि अगर z यहाँ पर कहीं होता, मान लीजिए कि z1 यहाँ है, z2 यहाँ है और z यहाँ है, तो अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, z माइनस z1 डिनोमिनेटर से स्टार्ट करिएगा, z माइनस z1 से आपको जाना है z माइनस z2 की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है। ये डायरेक्शन क्या हो गया, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो इसको जब आप लिखिएगा ना, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 डिवाइडेड बाई z माइनस z1, तो यहाँ जो आपको थीटा मिलेगा, जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो ऑटोमेटिकली ये थीटा देखिएगा नेगेटिव आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। इस तरह का जब होगा ना कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो ये थीटा अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। डिनोमिनेटर से स्टार्ट करके न्यूमरेटर की तरफ जाना है, तो डिनोमिनेटर में ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, न्यूमरेटर में ये है। तो डिनोमिनेटर से जब हम लोग न्यूमरेटर की तरफ जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ इस केस में, इसलिए ये थीटा आपको पॉजिटिव मिलेगा। जब कोई भी नंबर आप यहाँ पे z, z2, z1 डालिएगा तो ये थीटा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। और इस वाले केस में देखिए z माइनस z1 से आपको जाना है z माइनस z2 की तरफ, तो z माइनस z1 ये वाला हो गया, z माइनस z2 इधर हो गया। तो यहाँ से आप इधर जा रहे हैं ना, तो देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। इधर से आप जा रहे हैं इधर की तरफ, ऐसे जा रहे हैं। तो ये क्या डायरेक्शन हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये थीटा आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये बेसिक फंडा है और इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, आपको समझ लेना है। बस ये देखना है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वोशंट टाइप में ऐसा होना, तो आप देखिएगा कि दोनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है इन दोनों लाइन से, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये z ऐसा कुछ वेरी कर रहा है कि ये गोल 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 कुछ 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 घूम रहा है, लेकिन ऐसा घूम रहा है कि ये जो एंगल थीटा है वो कांस्टेंट है। अगर ये थीटा कांस्टेंट होगा तो ये जो z का मोशन होगा वो कैसा लोकस बनेगा, वो एक आर्क ऑफ अ सर्कल बनेगा। क्यों बनेगा मैं बताता हूँ। ये आर्क ऑफ अ सर्कल इसलिए बनेगा क्योंकि z1 यहाँ पर है, z2 यहाँ पे है और यहाँ पर z है। तो अभी हमने क्या दिखा दिया था, एंगल जो है वो ये वाला है और z माइनस z1 से z माइनस z2 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे हम लोग जा रहे हैं और ये एंगल थीटा है। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस वो कांस्टेंट होता है। तो z कहीं भी हो जाए, z यहाँ पर हो जाए या z यहाँ हो जाए या z इधर कहीं हो जाए, सब जगह ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कांस्टेंट होगा, थीटा के बराबर होगा। आप z को कहीं भी घुमाइए इस सर्कमफ्रेंस पे, आप इधर ले जाइए या z को आप यहाँ ले जाइए, सब जगह जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा ही होगा। ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। तो इसलिए अगर आपको ऐसा दे रखा है कि दिस थीटा इज़ कांस्टेंट, तो जो लोकस बनेगा वो लोकस ये बनेगा कि z1 और z2 इससे
पास करता हुआ आप एक सर्कल बनाइए। उस सर्कल का ये वाला जो आर्क है, जिस आर्क में ये एंगल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, सर्कल के उस पार्ट पे जेड का लोकस होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों हुआ? क्योंकि थीटा यहाँ पर पॉजिटिव हम लोग मान रहे हैं। अगर थीटा यहाँ पर पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव हो जाता तो लोकस कैसा बनता? लोकस नीचे की तरफ बनता। उस केस में क्या होता? उस केस में Z1 यहाँ होता, Z2 यहाँ होता, Z यहाँ हो जाता। तो अगर आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z2 बाई Z माइनस Z1 आपको लिखना है तो देखिए ये एंगल बन रहा है, आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये थीटा बना। तो ये क्या हुआ? देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि अगर थीटा नेगेटिव होता तो लोकस ये बनता, अगर थीटा पॉजिटिव है तो लोकस ये बनेगा। तो इन दोनों केस को ध्यान से समझ लीजिए। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर आपने जो दो सर्कल बनाया है, क्या दोनों ये एक ही सर्कल का पार्ट है? क्या हम लोग इसको ऐसे अगर ज्वाइन कर दें तो क्या पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाएगा? नहीं, ये कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। बच्चे सोचते हैं कि आपने ये सर्कल का एक पार्ट ही क्यों बना दिया। हम लोग तो ये जानते हैं कि ये जो रिलेशन है ये मुझे एक लोकस ऑफ अ सर्कल देता है। नहीं, ये लोकस ऑफ अ सर्कल नहीं देता है, ये सर्कल का एक पार्ट देता है। अगर थीटा पॉजिटिव है तो ये ऐसा वाला पार्ट देगा, अगर थीटा नेगेटिव है तो ये ऐसा वाला पार्ट देगा। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि अगर ये इक्वेशन है तो लोकस पूरा एक सर्कल बनेगा, ये कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। उसी तरह ये भी कभी नहीं होगा कि ये वाला जो सर्कल है और ये वाला सर्कल जो है दोनों को मैं मर्ज कर दूं तो मुझे एक कंप्लीट सर्कल मिल जाए, ये नहीं होगा। देखिए मैं मर्ज करके दिखाता हूँ। अब ऑब्वियसली ये तो डायग्राम ही मैंने ऐसे बनाया है। अरे मर्ज कर रहा है क्या? अरे नहीं, गलती से लगता है हल्का फुल्का मर्ज कर रहा हो, लेकिन ये मर्ज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सोचिए, सिंपल सा लॉजिक है। जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी बिल्कुल बता देंगे। मैं बताता हूँ क्यों नहीं मर्ज करेगा। मान लीजिए कि ये दोनों सर्कल मिलकर एक ही सर्कल बन जाता है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओ। अगर मान लीजिए कि ये एक ही सर्कल का ऐसा पार्ट बनता, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एक कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। उसमें हम लोग जानते हैं कि जो ऑपोजिट इंटीरियर्स एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इजकल टू 180 हो गया, यानी कि थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो गया। तो ये तो एक केवल स्पेशल केस में हो सकता है ना, हर केस के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर थीटा मान लीजिए कि यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा 30, तो ये तो कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। तो इसलिए दोनों पार्ट को मर्ज करके मैं अलग कर दूं, ये बेचारा दोनों मर्ज हो गया था, आजा भाई अलग अलग अलग, हाँ आ गया। तो दोनों पार्ट को मर्ज करके आप एक सर्कल नहीं बना सकते हैं, आप एक कंप्लीट सर्कल नहीं बना सकते हैं। लेकिन हाँ, किस केस में मर्ज करने पे बन जाएगा? एक स्पेशल केस है, बहुत सिंपल, आपने तो अभी देख ही लिया। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो देखिए क्या होगा, बहुत सिंपल है। अगर थीटा ये 90 डिग्री हो गया तो हम लोग जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला भी 90 डिग्री होगा। दोनों को मर्ज करिएगा तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग ज्योमेट्री की दुनिया में होते हैं तो एंगल का क्या देखते हैं कि भाई ये एंगल का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, ये एंगल का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है। वहाँ पर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज वगैरह नहीं देखते हैं। जब तक आप लोग क्लास 9-10 में ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो आप तो सीधे ये देखते हैं ना कि भाई चलो अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये वाला मान लो एंगल है 60 डिग्री, तो बोल देते हैं कि ये वाला 120 डिग्री है। उसमें आप इस चक्कर में नहीं पढ़ते हैं कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में आते हैं तभी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसमें आर्गुमेंट में ये होता है ना, अगर आप z का आर्गुमेंट लें या 1/z का आर्गुमेंट लें, ऊपर नीचे होने में सब कुछ चेंज हो जाता है। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं तभी ये एंटी क्लॉकवाइज वो सब लफड़ा चलता है। और यहाँ भी मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, तो आपसे कोई पूछे कि ये एंगल का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे हाँ भाई 120 डिग्री है या 45 डिग्री है या 90 डिग्री है, कुछ भी है। आप उसको -90 डिग्री नहीं बोलेंगे। -90 का ज़रूरत कब पड़ता है? अगर आप आर्गुमेंट के टर्म्स में काम कर रहे हैं तो उस टाइम आपको देखना पड़ता है कि भाई ये प्लस थीटा है या माइनस थीटा है, क्योंकि उसी से आपका आइडिया मिलेगा ना कि ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या क्लॉकवाइज हो रहा है। तो एक बेसिक चीज़ आप ये समझिए कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो ये Z1 और Z2 क्या हो जाएंगे? एंड्स ऑफ डायमीटर हो जाएंगे। तो उस केस में यहाँ पे Z1 हो गया, यहाँ पे Z2 हो गया, यहाँ पे Z हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1
डिवाइडेड बाई z माइनस Z2, ये आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, π/2 हो गया। अब इसको हम लोग प्लस माइनस π/2 भी रख लें, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये डायमीटर अगर है तो इधर भी जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री ही होगा, और उस केस में ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो अगर ये एंड ऑफ डायमीटर है तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1 बाई z माइनस Z2 क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट z नीचे वाला पार्ट ऑफ सर्कल पे मूव कर रहा है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, माइनस π/2 हो जाएगा। तो दोनों केस में अगर आर्गुमेंट प्लस π/2 हो या माइनस π/2 हो, दोनों केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो Z1 Z2 है वो एंड्स ऑफ डायमीटर हैं, और उस डायमीटर पे ये पूरा कंप्लीट सर्कल बना हुआ है। अब अगर ये होगा तो आप क्या कह सकते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट प्लस माइनस π/2 है। आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस माइनस π/2 हो, इसका मतलब वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो हम लोग सीधे सीधे ये लिख सकते हैं ना कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आजा भाई कहाँ गया तू, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस इज इक्वल टू i टाइम्स लैम्डा वेयर लैम्डा इज़ अ रियल नंबर, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाएगा z माइनस Z1 z माइनस Z2 यहाँ पे, सच दैट दिस इज इक्वल टू i लैम्डा, और कुछ आपको Z1 Z2 के बारे में पूछेगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान ये देना होगा कि अच्छा ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब इसका आर्गुमेंट प्लस माइनस 90 डिग्री होगा, इसका मतलब Z1 और Z2 से एक सर्कल पास कर रहा है और उसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ये Z मूव कर रहा है। अब Z इस पार्ट पे मूव करेगा या नीचे वाले पार्ट पे मूव करेगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आर्गुमेंट इस पार्ट का प्लस π/2 है या माइनस π/2 है। लेकिन किसी भी एक केस में ऊपर नीचे दोनों में मूव नहीं करेगा। अगर प्लस π/2 है तो मान लीजिए कि ऊपर वाले पार्ट में मूव किया, माइनस π/2 है आर्गुमेंट तो वो नीचे वाले पार्ट पे मूव करेगा। लेकिन किसी भी पार्ट पे मूव करें, दोनों केस में हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं ना, ये वाला चीज़ कि z माइनस Z1 डिवाइडेड बाई z माइनस Z2 दिस इज इक्वल टू i लैम्डा वेयर लैम्डा इज़ अ रियल नंबर। अब इसी चीज़ को अगर आप दूसरे तरीके से भी लिखें तो हम लोग जानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी हो, यानी कि इस तरह का हो i लैम्डा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस i लैम्डा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है i लैम्डा, उसका कॉन्जुगेट माइनस ऑफ दैट नंबर है, क्योंकि ये हो गया ना कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z। ये कब होता है, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो। आप यहाँ से देख सकते हैं ना, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली इमेजिनरी है लीजिए 5i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस 5i, यानी कि जो कॉन्जुगेट है वो इस z का बस माइनस हो गया। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z, दिस इम्प्लाइज कि वो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी प्योरली इमेजिनरी है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो इसका कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस नंबर माइनस z माइनस Z1 बाई z माइनस Z2। अब ये सब चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप इसको ध्यान से केवल समझ लीजिए कि ये चीज़ z माइनस Z1 डिवाइडेड बाई z माइनस Z2 प्योरली इमेजिनरी आया है। प्योरली इमेजिनरी आ गया है तो आप इसको बहुत तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि ये नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो मैं लिख सकता हूँ कि इस नंबर का कॉन्जुगेट अपने माइनस के बराबर होगा। उसी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करके यहाँ पर ये कर दिया है कि इधर LHS का कॉन्जुगेट लिया, दिस इज इक्वल टू माइनस द सेम नंबर।